चलिए हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अगला लेक्चर लेकर आए हैं और ये लेक्चर नंबर 9 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूडो फोर्स। आज का जो टॉपिक है वो है सूडो फोर्स। ठीक है, ये सूडो फोर्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है आपको आज, है ना। तो अभी तक मज़ा आ ही रहा है, इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। सूडो फोर्स एक काल्पनिक फोर्स है, एक इमेजिनरी फोर्स है। बात समझ रहे हैं आप? सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, जिसे आप कहेंगे कि एक इमेजिनरी फोर्स है। अब बात यह है कि सर इमेजिनरी फोर्स है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इसे पढ़ाया जा रहा है हमें, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, इसे समझने के लिए सूडो फोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मेरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है, तो ये क्या है, देखो अभी तक जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या जो चीज़ भी आप देख रहे हो, आपने कहा कि हम चीज़ों को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो कि ये बॉडी की ये ब्लॉक है, इसका अगर मोशन हो रहा हो विद इन वेलोसिटी ए, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, किसी भी कारण से, मान लो यहाँ टेंशन टी कनेक्टेड है स्ट्रिंग, इसके कारण से इसका मोशन हो रहा, आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो। ठीक है, अभी तक आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे, तो जब खड़े होकर देख रहे थे तो उस समय आपका एक्सेलरेशन कितना था, 0, और वेलोसिटी आपकी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, यही है ना, जिसमें आप रेस्ट कंडीशन में थे और इसके मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे थे। आप रेस्ट में थे और इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है, इसका मोशन कैसा हो रहा है। बात समझ में आई? तो इस वाले कंडीशन को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप इसे देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपको दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पढ़ना, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, ठीक है, और दूसरा जो होगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। आपने कहा दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अगर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है, या फिर आप कहो कि बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, आप मान लो कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब दो कंडीशन हो सकते हैं। कौन से दो कंडीशन हो सकते हैं? अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है तो हो सकता है कि वो बॉडी रेस्ट में हो सकता है वो बॉडी रेस्ट में हो, या फिर ये कंडीशन ये भी बनता है कि एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि बॉडी या फिर ऑब्जर्वर, जो भी आप यहाँ पे कहना चाहो, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर किस वाले पॉइंट से मोशन को देख रहा है, किस वाले पॉइंट से मोशन को देख रहा है, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने कहा कि जो हमारा ऑब्जर्वर है हमारा, वो क्या है, उसकी एक्चुअल पोजीशन जो है वो ये है, मतलब वो रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है और उसकी वेलोसिटी भी 0 है। एक केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि इसकी एक्सेलरेशन तो 0 है लेकिन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, कांस्टेंट है वेलोसिटी। आप ये यहाँ पे लिख सकते हो, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन 0, ये चीज़ें भी फुलफिल कर रही है। यहाँ पे बात समझ में आए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है उसकी वेलोसिटी 0 हो, या फिर हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि वो मोशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है,
एक केस ये हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है हमारा, जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग कंडीशन में है, ऑब्जर्वर जो है मूविंग कंडीशन में है, और इस केस में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है पुली सिस्टम से, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है पुली सिस्टम से। यहाँ पे देखो, आपने कहा कि लिफ्ट वाले सिस्टम से इसको बेटर समझा जा सकता है। आपने कहा ये मास m यहाँ पे आपने हैंग कर दिया, ठीक है, और ये एक एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ इसका मोशन हो रहा है ना। अब जो यहाँ से वो देख रहा है, यहाँ से ये जो ऑब्जर्वर फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर ऑब्जर्वर है, वो तो उसका मोशन जो होगा वो जो ऑब्जर्व करेगा रेस्ट की कंडीशन से ऑब्जर्व करेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म ये कौन सा कंडीशन हुआ, वो कंडीशन ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है इसके साथ, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर नंबर O2, ठीक है, O2 है, ऑब्जर्वर सेकंड है, ये हमारा O1 है, ऑब्जर्वर फर्स्ट है। तो इस केस में जब ये पूरा का पूरा लिफ्ट जो है हमारा ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपको? जब पूरा लिफ्ट ही, एलिवेटर ही ऊपर जा रहा है, तो उसके अंदर जो भी खड़ा रहेगा वो भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है जिस एक्सेलरेशन से हमारा एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा, ये जो इंसान है, ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, वो क्या इस वाले चीज को देखेगा, सिस्टम को देखेगा, जहां पे एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है, उस देखेगा ये तो एज इट इज है, मतलब ऐसे तैसा है, मतलब इसमें कोई मोशन ही नहीं है, उसको तो ये फील होगा। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर की बात करें, इस ऑब्जर्वर की बात करें, ये जब इसको देख रहा है, इस चीज को देख रहा है, तो वो देख रहा है कि ये तो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो चीजें अंतर समझ में आई आपको? नहीं आई? फिर से समझते हैं इसको, ठीक है, नहीं समझ में आता है आपको, फिर से समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ गए। पहला केस, अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। सेकंड केस की बात करें, अगर नॉन इनर्शियल की बात कर रहा हूं मैं, जो कि मैंने आपको इस केस में बताया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो वहां पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जो है हमारा जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वर था, जो फर्स्ट ऑब्जर्वर था जिसे आप कह रहे थे कि ये ग्राउंड पे खड़ा है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वर जो कि हमारा ग्राउंड पे है, इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, कौन सा फ्रेम हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब इसकी बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे तो इसका कुछ एक्सेलरेशन है ए, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा उसी एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर की तरफ जा रहा, तो इसका एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है, कुछ एक्सेलरेशन है ए, है ना। तो इस केस में ये इस केस को फुलफिल कर रहा। जब इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हो। जो सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जैसा कि हमने पिछले कुछ कई लेक्चर्स में उस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जिसमें आपने कहा T माइनस mg=ma, उस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व किए ना, तो उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके, उस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप ये क्यों बता रहे हो कि सूडो फोर्स और ये और वो, इसकी बातें क्यों कर रहे हैं? इसकी बातें इसलिए हो रही हैं, इसकी बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जब आप इस पॉइंट से, ग्राउंड से देखते हो तो आपको इक्वेशन कुछ और मिलता है, और जब आप इसके अंदर, एलिवेटर के अंदर की बात करते हो तो इक्वेशन कुछ और मिलता है। नहीं समझे? ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए, जब आप यहां से देख रहे हो, ग्राउंड से देख रहे हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, तो ये टेंशन T यहां पे अप्लाई हो रहा है, यहां पे क्या हमारा हो रहा है mg नीचे की तरफ,
और ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ इसको दिखेगा, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप कहोगे T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो T इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। इस केस में तो आपने कहा टेंशन ये है, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन हो गया हमारा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंडीशन हो गया, जिसमें आप कह रहे हो कि टेंशन की वैल्यू ये है। लेकिन ये इंसान जो कि लिफ्ट और एलिवेटर के अंदर है, उसे क्या फील होगा, उसे तो ये फील होगा ना, ये तो रेस्ट में है, इसमें तो कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। किसमें मोशन नहीं हो रहा है, ये ब्लॉक में, क्योंकि ये उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ब्लॉक भी वही ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसे तो लग रहा है कि ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, तो इस केस के लिए जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, T इक्वल्स टू एम जी, है ना। अब अगर हम बात करें कि एक ही सिस्टम का दो अलग अलग टेंशन या दो अलग अलग इक्वेशन कैसे हो सकते हैं, इसकी सिस्टम की बात करो, उसमें अगर T की वैल्यू है, दो अलग अलग वैल्यू क्यों, है ना, दो अलग अलग वैल्यू क्यों, तो इस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आया सूडो फोर्स। हमने अप्लाई किया सूडो फोर्स का। अब सूडो फोर्स का काम क्या है वो समझिए। आपने न्यूटन सेकंड लॉ से तो कह दिया कि ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये, लेकिन ये इनमें से कोई एक ही इक्वेशन सही है, दोनों इक्वेशन तो सही नहीं है, इनमें से कोई एक ही इक्वेशन सही है। हमने दोनों पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाया है, हमने कोई अलग से कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया अभी तक, लेकिन दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, दोनों टी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब एक सही है और दूसरा गलत है। अब आपको पता करना है गलत कौन सा है और क्यों गलत है। देखिए गलत क्या हुआ, गलत ये हुआ, ये इक्वेशन जो हमारा आया वो रॉन्ग आया, ठीक है। वो रॉन्ग इसलिए आया क्योंकि इसकी जो मोशन है वो तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ हो ही रहा है, लेकिन वो ये जो है इसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन के बराबर है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक ही डायरेक्शन में उनका मोशन हो रहा है, तो ये इसको मोशन को रीड ही नहीं कर पा रहा, ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास जो आया वो आया सूडो फोर्स। अब आ गया सूडो फोर्स, यानी कि इमेजिनरी फोर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ये काल्पनिक फोर्स है, ठीक है। ये क्या कहता है, इसमें इस कमी को दूर करने के लिए इसने कहा कि हमने कहा सूडो फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट, ऑब्जर्वर जिस चीज को देख रहा है, ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बॉडी का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसका एक्सेलरेशन वही होगा जो कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। आप समझ रहे हो ना। आप यहां पे देखिए, अगर इसकी बात करें, हम यहां पे एलिवेटर की बात करें, तो एलिवेटर में पहले से हमारा कौन सा फोर्स लग रहा था, mg, हमारा कौन सा फोर्स लग रहा था, mg, लेकिन यहां पे एक फोर्स सूडो फोर्स लगेगा, ma, दिस इज सूडो फोर्स, दिस इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो है कहां अप्लाई हो रहा है, अपोजिट टू द मोशन, मोशन इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा और फोर्स नीचे की तरफ। तो अब इस इक्वेशन को देखिए, आप इस इक्वेशन को देखिए, अभी भी ये दिख रहा तो कह रहा है कि रोज रेस्ट में, इसे तो रेस्ट में ही दिख रहा है ना हमेशा, इसमें इस बॉडी में कोई इसका मोशन दिख ही नहीं रहा है इसको। तो इस केस में जब आपने सूडो फोर्स अप्लाई कर दिया तो आपने कहा T इक्वल्स टू इसका इक्वेशन जो हो जाएगा mg प्लस ma, है ना। ये और ये दोनों सेम हो गए, ये और दोनों सेम हो गया। जब यहां से देख रहे थे तो इक्वेशन ये था, अब यहां से देख रहे हैं तो इक्वेशन ये है, बस डिफरेंस यहां पे ये आया कि यहां पे हमारा सूडो फोर्स अप्लाई हो गया, एक हमने फोर्स अप्लाई कर दिया जिससे हमने कहा ये सूडो फोर्स है, ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। सूडो फोर्स, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उतना ही लगा देना है आपको। जो बॉडी है, जो मास m है, ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसी फोर्स को उसके नीचे की तरफ लगा देना है, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो सही बन जाएगा, ठीक है।
देखो और इसे समझते हैं और इसे बेटर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। किसे सूडो फोर्स को। सूडो फोर्स झूठा फोर्स, काल्पनिक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा इसी क्वेश्चन को देखते हैं, लिफ्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमने कहा ये, ठीक है, ये एक बॉडी, इसका एक्सेलरेशन जो है, बॉडी जो है a/g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, एलिवेटर जो है g/2 से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक मास आपने क्या कहा कि m मास का कोई मास है, ठीक है, यहाँ पे एक आपने इंसान को खड़ा कर दिया। ये भी जब ये पूरा का पूरा सिस्टम g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है ना, ये भी जा रहा है। अब इस केस में अगर आपको से पूछा जाए टेंशन बताइए, स्ट्रिंग की टेंशन क्या है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता, आराम से समझो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करते तो हम चीज़ों को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ से ऑब्जर्व करते? ग्राउंड से, ठीक है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती तो हम इस वाले मास को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्व करने का मतलब हो गया कि ये जो केस हो गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हो गया। कौन सा हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे mg नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ऊपर g/2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यानी कि इसका सूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन ऊपर हो रहा है, मोशन ऊपर हो रहा, फोर्स सूडो फोर्स नीचे, तो हमारा हो जाएगा mg/2। तो इसकी टेंशन की बात करेंगे तो T = mg + mg/2 है ना, क्या हो जाएगा हमारा 3 mg/2। टेंशन की अगर बात करें तो बात समझ गए आप? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? सूडो फोर्स अपोजिट टू द मोशन, जिस एक्सेलरेशन से उसी एक्सेलरेशन का यूज करते हुए मास से आप मल्टीप्लाई कीजिए, वो उस फोर्स को मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, जो आपका इक्वेशन बनेगा वो परफेक्ट बनेगा, सही, बिल्कुल, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें तो अब देखो, ये तो हो गए एलिवेटर की बात, है ना। और भी क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन को करते हुए इसको आज समझ के ही छोड़ेंगे अच्छे तरीके से। अब मान लीजिए कि एक ट्रॉली है, ठीक है, आपने कहा एक ट्रॉली है, ट्रॉली पे मास m, यहाँ पे एक पुली, ये मास ये, ठीक है, ये आपने कहा m, ये कहा 2m मास, और ये जो ट्रॉली है वो a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूविंग कंडीशन में है। ये कंडीशन क्या है? मूविंग कंडीशन में है, a एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में ट्रॉली का मोशन हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दो मास, इनका एक्सेलरेशन क्या है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, इनका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं नीचे की तरफ आ रहा है तो a0 है, तो ये जब नीचे आएगा तो ये भी इधर की तरफ आएगा तो ये भी a0 होगा, ठीक है। आपने कहा ये तो चलो ठीक है सर। अब यहाँ पे बात आ गई इसकी, तो इसे ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है, इसको यहाँ से देखते हैं हम। तो हमने कहा इस वाले केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जब इसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे सूडो फोर्स लगने वाला है। जब ये प्रॉब्लम को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने वाले हो तो यहाँ पे सूडो फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अब सूडो फोर्स लगने वाला है, तो सूडो फोर्स जो इसका मोशन है, उसके अपोजिट, यही तो है ना, जो बॉडी का मोशन है उसके अपोजिट, यानी कि यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो यहाँ पर टेंशन है टी टेंशन टी कर दिया आपने, हाँ ठीक है। अब इस केस में जब आपने कहा टेंशन टी है, अब देखो a0 क्या है, a0 स्ट्रिंग का मोशन हो रहा है ना, वो है। अब यहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई करनी है आपको, क्या करोगे सूडो फोर्स अप्लाई करने के लिए, क्या करोगे?
आँख बंद करके आपको ये सोचना है, आप खोल के भी सोच सकते हो, आँख बंद करके ये सोचना है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा, जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा, इस वाले ट्रॉली का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ब्लॉक एम की बात करें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ऊपर टेंशन टी, नीचे मास एम जी, ठीक है, नीचे मास एम जी, और इस डायरेक्शन में हमने कहा एम ए, हमने कहा, इसे मिटाओ यार, हमने कहा एम ए, ठीक है। ये अब यहाँ से चलते हैं, अब इस पे आते हैं, मास m2 पे, m2 की बात करो, m2 की बात, 2m की बात करो, 2m इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग तो टेंशन, नीचे की तरफ 2mg, ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में 2ma सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स जो मैंने गोला किया है वो क्या है, सूडो फोर्स है, आप उसे याद रखिए, वो सूडो फोर्स है, जो मैंने गोला किया है वो सूडो फोर्स है। इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो हमें रखना है और कैसे लेना है। इस ट्रॉली का मोशन ध्यान से देखो इस डायरेक्शन में, तो ये जो ब्लॉक है उस पर जो सूडो फोर्स लगेगा उसके इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने कहा एम ए, और ये जो यहाँ पे चिपका हुआ है, कांटेक्ट में है कहने का मतलब, तो इसके कारण इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में N1 कह लो इसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ऊपर टेंशन, नीचे mg, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तुमने कहा ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, इस वाले केस में देखो, इस वाले मास को अगर देखो तो टेंशन इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स नीचे कांटेक्ट में तो ऊपर की तरफ, नीचे 2mg, और इसको पे लगने वाला सूडो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन इधर है तो इस तरफ, तो यहाँ पर लग गया 2ma, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को लिख लो आप। हमने कहा जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द इस वाले सिस्टम, मास पुली सिस्टम है, उसका a0 है, ठीक है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे देखो, जब ये नीचे आ रहा तो हम कहोगे mg माइनस टी इक्वल्स टू ma0। इस वाले केस में ये फोर्स के कारण नीचे आ रहा, ये फोर्स के कारण ये मतलब टेंशन इस पे लग रहा, और मोशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है हमारा a0 एक्सेलरेशन से। तो आपने कहा ये इक्वेशन, इसके लिए हम बात करेंगे, सेकंड वाले के लिए बात करेंगे, 2m वाले मास के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा, तो टेंशन T माइनस कौन सा फोर्स 2ma है ना, इक्वल्स टू क्या 2ma0। यही तो होगा, क्या और कुछ होगा, यही होगा। इनको ऐड कर दो, ऐड किया हमने तो mg माइनस 2ma इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3ma0, m कैंसिल, a0 इक्वल्स टू आप कह सकते हो क्या g माइनस 2a/3। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग। आपने यहाँ पे सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर दिया, आपने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई ना, सारी चीज़ें हो गई कैलकुलेट। अब देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट को समझना था इसलिए हम धीरे धीरे समझ रहे थे, थोड़ी स्पीड इंक्रीज करेंगे। देखो अब हम कहते हैं कि एक दूसरे तरह का क्वेश्चन को और करते हैं। हमने कहा कि चलो ठीक है, एक इसी ट्रॉली में एक बॉल यहाँ पे लटका हुआ है ऑफ मास m, ठीक है, और ये कोई एक्सेलरेशन a से तेजी से जुम से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी इस पे
इस ट्रॉली के में अंदर है। बस की बात कर लेते हैं, बस के अंदर ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, जब इसका इस डायरेक्शन में मोशन होगा तो ये जो बॉल या स्ट्रिंग मास कनेक्टेड जो है वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। गाड़ी बस आपकी इस तरफ जा रही है, इसका मोशन इधर होगा। क्यों होगा? सूडो फोर्स के कारण। सूडो फोर्स में क्या करेगा, इसके मोशन को यहाँ पे इस तरीके से फील करवाएगा। इसे फील होगा कि ये इस थीटा एंगल के साथ इस तरह के साथ, ठीक है। इसे तो ये लगना चाहिए ना कि तो स्ट्रेट लाइन सीधा है, लेकिन इसे ये फील होगा ये इस तरीके से। बात आपको समझ में आ रही है? सारे ये बिल्कुल एयर पैक आप कर दो तो भी यही कंडीशन आएगा। मतलब कहीं से कोई हवा आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, तो भी कंडीशन यही होगा कि आपकी बस इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा ड्यू टू द सूडो फोर्स, जिसे हम करें एम ए, ठीक है। मास एम है ये। तो इसकी अगर हम बात करें, आपने कहा ये आपका एंगल थीटा, ठीक है। मास एम की बात कर रहे हैं, एम मास की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो हमारा है वो टेंशन टी, स्ट्रिंग से कनेक्टेड तो टेंशन टी। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करेंगे एंगल, कि अगर ए एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा तो कितने डिग्री से, कितने एंगल से ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितने एंगल से ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। एंगल की बात कर रहे हैं हम, किस डायरेक्शन से इधर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर टेंशन टी, इसके मास के कारण यहाँ पे एम जी। सूडो फोर्स मैंने कहा इस डायरेक्शन में लगेगा, इसे फील होगा स्ट्रेट लाइन नहीं, ये किसी एंगल पे। तो सूडो फोर्स यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये थीटा तो ये हमारा हो गया टी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा टी साइन थीटा, यही हो गया ना इस डायरेक्शन में। अब ये इस कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो यानी कि ये फोर्सेस के बराबर, ये फोर्सेस के बराबर। तो आप कहो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर दो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल है हमारा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, और वर्टिकल टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। ठीक है, इनको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो आ जाएगा हमारा टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए बाई एम जी। ये टी से टी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया हमारा tan थीटा इक्वल्स टू जी बाई ए बाई जी, ठीक है, ए बाई जी। अगर एक्सेलरेशन दे रखा है, अगर एक्सेलरेशन गिवन है और एंगल पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? एंगल कितने एंगल से हुआ ये? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए बाई जी, ये आंसर होगा हमारा, है ना। और अगर एंगल गिवन है कि थीटा एंगल से ये यहाँ पे आता है, तो इसकी एक्सेलरेशन बताइए, तो क्या करोगे आप? अगर ये कहते हो कि ये जब ये इसको देख रहा है तो ये फील कर रहा है कि थीटा एंगल से इस डायरेक्शन में आए हुए हैं, ठीक है ना, इसका मोशन इस डायरेक्शन में हुआ है थीटा एंगल से, तो अब उस केस में थीटा एंगल गिवन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे? अब इसी इक्वेशन को कहोगे a इक्वल्स टू जी tan थीटा, ठीक है। कुछ भी पूछ ले, यहां तक इक्वेशन लिखने के बाद चाहे तो ये एक्सेलरेशन पूछ ले, या फिर हमारे पास पूछ ले क्या, थीटा कितने डिग्री से ये इस डायरेक्शन में आएगा, वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ये दोनों चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, हमने कहा एक पुली मास सिस्टम और करते हैं। हमने कहा कि ये कोई ब्लॉक किसी पुली से कनेक्टेड है, मास m, मास 2m, ठीक है, और ये जो है g बाई 5 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमने कहा ये 2m, इसे बड़ा लिखते हैं 2m, ठीक है, और ये m, ये
एक्स G/2 से ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाले केस में बताइए कि स्ट्रिंग जो है हमारा उसका एक्सेलरेशन क्या है या टेंशन क्या है उसमें। क्वेश्चन ये दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके टेंशन बताइए या फिर इसके एक्सेलरेशन की बात कीजिए। ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है या फिर इसका जो मोशन हो रहा है उसके लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ आप। आपने कहा ठीक है, यानी कि यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों ब्लॉक पे हमारा सूडो फोर्स लगेगा ना, सूडो फोर्स लगेगा ना। अब इसको मान लो इस वाले सिस्टम में कि आपने कहा कि इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर गया ये और हमें ए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी 2mg, यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी mg, ठीक है, इसके कारण mg, इसके कारण 2mg। सूडो फोर्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सूडो फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट अप्लाई करना है, हमेशा मोशन के अपोजिट अप्लाई करना है। तो यानी सूडो फोर्स यहाँ पे 2mg/5, g/5 क्या है हमारा एक्सेलरेशन है। यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा mg/5। ठीक है, सूडो फोर्स अप्लाई हो गया आपका। थोड़ा सा इसको आप अलग अलग करके भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप ये देखिए, इसका मोशन इधर हो रहा है, यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी 2mg, यहाँ पे सूडो फोर्स ये हो गया हमारा। इस वाले मास की अगर हम बात करें तो वेट ड्यू टू ग्रेविटी mg, सूडो फोर्स mg/5 है ना, mg/5। अब इसके लिए इक्वेशन लिख दो, कौन सी बड़ी बात है, हमने सॉल्व किया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें आपने इक्वेशन लिख लिया और अभी सर को सॉल्व कर देना, सॉल्व कर देना। तो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लिख लेंगे। आप सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लिख लो आप सूडो फोर्स लगाने के बाद। ये जब नीचे आ रहा है, तो ये दोनों फोर्स 2mg वेट ड्यू टू ग्रेविटी प्लस सूडो फोर्स 2mg/5, ठीक है। ऊपर टेंशन लगेगा, ऊपर टेंशन है तो माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2ma, जो हमें कैलकुलेट करना है ए की वैल्यू। मास ऑफ दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है इस और इस मास के कारण, फोर्स के कारण, तो आपने लिखा 2mg प्लस सूडो फोर्स 2mg/5, जो कि इसका एक्सेलरेशन था पूरे सिस्टम का, एलिवेटर का, माइनस टी इक्वल्स टू 2m मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। आपने कहा ठीक है, इसके लिए लिखते हैं। अब ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, इसका मतलब t माइनस कौन सा फोर्स रोकने की कोशिश, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी रोकने की कोशिश करेगा, सूडो फोर्स से रोकने की कोशिश करेगा, g/5 इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना, बस हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे आप ऐड करोगे तो t से t कैंसिल और ये हमारा हो जाएगा, चलो इसे हम ऐड कर लेते हैं, तो 2mg और ये mg, तो ये हो जाएगा mg, ये प्लस ये माइनस, तो हमने कहा mg, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो प्लस mg/5, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा mg/5 प्लस mg/5, एक दोनों प्लस में एक से कैंसिल हो जाएगा, आप माइनस करके भी लिख सकते हो, 2 है ना और ये 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा इस माइनस से, तो mg/5 इक्वल्स टू 3m इंटू एक्सेलरेशन। इसे कर लो ना, 5mg प्लस mg डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 3m इंटू ए m गया, ये हो गया हमारा क्या 6g/5 इक्वल्स टू 3a इक्वल्स टू 6g/5 इंटू 3 से गया 2 बार में, एक्सेलरेशन हमारा होगा 2g/5, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ये और ये फोर्स कारण है नीचे आने का, रोकने की कोशिश टेंशन कर रहा है, तो ये दोनों प्लस टेंशन माइनस में, मोशन जो हो रहा है हमारा 2ma, ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो t
माइनस रोकने की कोशिश कर रहा हमारा एम जी और एम जी बाई 5, हमने दोनों माइनस में किया इक्वल्स टू एम है, दोनों को ऐड किया कैंसिल, एक ए की वैल्यू ये है। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। इस ए की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में, आप बता सकते हो स्ट्रिंग की टेंशन क्या है। तो टेंशन कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में डालो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके को हम दूसरे तरीके से सॉल्व देखते हैं। एलिवेटर वाले प्रॉब्लम को हमने कहा ये इस बार रेक्टेंगुलर एलिवेटर है, हमने कहा ये ठीक है, और ये अपने ठीक है, ये पुली से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मास 2m, m ये m ये 2m, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ये एलिवेटर जो है g/10, इस पर 10 ले लेते हैं, 10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ भैया, भाई जी बताइए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी स्ट्रिंग की और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस वही सूडो फोर्स अप्लाई कर देना है ना। यहाँ पे अगर सूडो फोर्स की हम बात करें, देखिए इसी वाले डायग्राम को हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम सूडो फोर्स की बात करते हैं इस वाले ब्लॉक में, ब्लॉक एम में, तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ कौन सा, m इंटू जी, नीचे की तरफ टेंशन ऊपर की तरफ। तुमने कहा ठीक है, ये ब्लॉक जब ऊपर की तरफ, ये पूरा का पूरा एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ क्या लग जाएगा हमारा, mg/10। इसका खेल तो हो गया, इसका खेल हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करने के लिए टेंशन T इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर N, नीचे 2mg, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सूडो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये 2mg/10। बात समझ गए। तो डायरेक्शन पे जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि सूडो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि इसके पहले दो क्वेश्चन पहले हमने देखा, जब हमने कहा ट्रॉली वाले केस में सेम कंडीशन, हमने कहा इस तरह से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो उसमें हमने कहा कि जो सूडो फोर्स है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा था। क्यों, क्योंकि उसमें ट्रॉली इस डायरेक्शन, ट्रॉली की मूवमेंट इस डायरेक्शन में थी, ट्रॉली की मोशन इस डायरेक्शन में। लेकिन इसमें क्या है, एलिवेटर का मोशन जो है इस डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ जा रहा, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ। सिंपल हो गया ना, सूडो फोर्स नीचे की तरफ। ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें आप ये कंसिडर करोगे कि आप इसी सिस्टम के अंदर हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, ठीक है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तब आप सूडो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कर इस पर ये फोर्स लग रहा है, इस पर ये फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स हमारा ये लग रहा है। अब यहाँ पे सूडो फोर्स की जब बात आ गई, तो जब हमें इसे इक्वेशन लिखना होगा तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, mg प्लस mg/10 माइनस टेंशन इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। कोई भी एक्सेलरेशन a से अगर ये इधर आ रहा और ये ब्लॉक इधर आ रहा, तो हमारे पास इक्वेशन ये हो गया। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सिंपल t इक्वल्स टू 2ma। ये है ना, ये वाला ब्लॉक जो है आगे की तरफ मोशन करेगा, तो केवल टेंशन कारण है, कोई इसे पीछे रोकने वाला भी नहीं है कि हम इसे माइनस लगा दें यहाँ पे, क्योंकि सूडो फोर्स नीचे की तरफ है, कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 11 mg/10, 10 है ना, 10 और एक ये जुड़ेगा तो 11/10 इक्वल्स टू 3m इंटू ए, m गया, a इक्वल्स टू 11g/30। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन,
ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब टेंशन कैलकुलेट कर लो, इस वाले में रख लो टेंशन की वैल्यू, ए की वैल्यू इक्वेशन में t इक्वल्स टू 2m, एक्सेलरेशन क्या है हमारा 11g/30, ये कैंसिल हो गया हमारा 5 टाइम्स में। तो टेंशन क्या हो गया, टेंशन इक्वल्स टू टेंशन की वैल्यू 11mg बाई नीचे 15, ये आंसर। ठीक है, कुछ खास नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं इंक्लाइन प्लेन वाले प्रॉब्लम पे। जब इंक्लाइन प्लेन है तो क्या होगा, ये तो पूल आपने एलिवेटर वाले केसेस में सॉल्व कर लिए। अब इंक्लाइन प्लेन पे लेकर चलते हैं आपको, एक दो न्यूमेरिकल उस पर भी करते हैं और सूडो फोर्स को समझते हैं। देखिए, जब आपका ब्लॉक जो है किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, देखो जब हमारा ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे है, और उस केस में आप कहते हो इस वाले ब्लॉक का बेस का जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एक्सेलरेशन जो है ए है। क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट समझो। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल का, उस पर आप एम मास का कोई ब्लॉक रख रहे हो, और ये जो है आपका इंक्लाइन प्लेन जो है ए एक्सेलरेशन से इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि ये नीचे ना आए, इसकी स्लिपिंग कंडीशन ना हो, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, ये नीचे आए ही नहीं, तो फिर हम इसलिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ये वाला ये जो है हमारा इंक्लाइन मोशन, इंक्लाइन ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन ए से चल रहा है, तो इसका मतलब है अगर हम इसे नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करें, यानी इसके ऊपर चढ़ के इसको ऑब्जर्व करें, तो हम देखेंगे यहाँ पे सूडो फोर्स हमारा एम ए इसके अपोजिट लग रहा है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। जब ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके अलोंग द प्लेन की बात आती है। जब ये मोशन करेगा ना, तो ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, बात समझ रहे हो, ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहां पे उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सूडो फोर्स आपने अप्लाई किया, इसे रहने दो। जब एक ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो आपको पता है बेड ड्यू टू ग्रेविटी mg नीचे की तरफ, इतना तो जानते हो। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे, अब तो याद हो गया आपको। तो ये हमारा mg cos थीटा, ये तो इसके परपेंडिकुलर हमारा हो गया mg sin थीटा। बात क्लियर होगी यहाँ पे। अब बात आती है इसकी, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। कैसे थीटा होगा, कैसे होगा, कैसे होगा भाई, सोचो। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, हमने कहा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा का पूरा, इसे समझो, ये पूरा का पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है जिसे मैंने डार्क किया वो कितना होगा 180 डिग्री। ये परपेंडिकुलर, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। बात आई समझ में आपको, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिसे आप mg cos थीटा कह रहे हो, ये जो है इस वाले लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन है उसे परपेंडिकुलर है, यानी कि तो ये एंगल भी 90 है ना, ये एंगल भी 90। बात हो गई सही। ये वेट ड्यू टू ग्रेविटी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो हमारा सूडो फोर्स लग रहा वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो आ गया ना ये थीटा, ठीक है। चलिए, देखिए एंगल का जो सीन है ना,
जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होगी। समझ तो जाओगे आप कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन अच्छे से क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल आपको करना ही होगा। अब चलो ठीक है, तो ये थीटा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा होगा ए में कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ए में साइन थीटा। ठीक है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं कि ये मास जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मोशन नहीं हो रहा है नीचे की तरफ, तो जब मोशन हो नहीं रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो ना कि एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू ये एम ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ये कहाँ से आया, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट के कारण इसके परपेंडिकुलर। अब इसमें ये फोर्स और ये फोर्स इसके नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया, यहाँ तक तो सही है। m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, हम कौन सा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं ये ब्लॉक का मोशन नहीं हो रहा है, ये ब्लॉक जो है रेस्ट कंडीशन में, हमने सारे फोर्सेस को अप्लाई कर दिया, हमने कहा उसके बाद भैया ये फोर्स, ये जो ब्लॉक है वो नीचे नहीं आएगा और जहाँ है वहीं रहेगा, तो यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया, यानी कि ये फोर्स के बराबर हो गया। तो उस फोर्स में अगर एक ही हम बात करें तो एक कितना होगा जिसके लिए ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट कंडीशन में रहे, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल्स टू हो गया हमारा जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी ए इक्वल्स टू जी टैन थीटा। ठीक है, ए इक्वल्स टू जी टैन थीटा हो गया ना। बात समझ में आ गई आपको कि अगर इस ब्लॉक की बात करें, अगर ये रेस्ट कंडीशन में है और ये रेस्ट कंडीशन में, और ये जो पूरा सिस्टम है वो ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मोशन ना हो इसके लिए एक्सेलरेशन हमारा जी टैन थीटा के इक्वल होना चाहिए। थीटा यहाँ पे क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, है ना। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे रखा है एस.सी. वर्मा की बुक में, उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऑलमोस्ट सारी बुक्स में, सारे लेक्चर में डिस्कस किए ही जाते हैं, है ना। उसमें क्या है, सेम क्वेश्चन, आप ये समझ लो कि आपने कहा इंक्लाइन प्लेन है, आपने कहा कि ये मास m है, स्मॉल m, और ये इस पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। आपने कहा ठीक है, यहाँ से एक पुलिस है, पुलिस से इसे कनेक्ट कर दो और ये मास m। ठीक है, आपने कहा दिस इज m1, दिस इज m2। ठीक है, दिस इज m1, दिस इज m2। अब देखिए ये ए एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, जब ये पूरा इंक्लाइन प्लेन जो है वो ए एक्सेलरेशन से इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि बताइए कि m2 की वैल्यू कितनी होगी, m2 की वैल्यू कितनी होगी, जिसके लिए कि ये मास जो है, m मास जो है वो नीचे स्लिप ना करे, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना रहे हैं। तो सेम केस हो गया ना, आप इसको सोचिए, ये तो सेम केस हो गया ना। किसके लिए सेम केस हो गया, जिससे इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था। अगर हम यहाँ से इसे काट कर देखें, यहाँ से इसे काट कर देखें, तो हमने कहा इस वाले सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है। अब यहाँ से देखो, ये इसे हम देख नहीं रहे, इसे हमने छिपा दिया, तो ये तो केस वही हो गया पहले वाला, जिसमें हमने कहा था ए एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है और ये नीचे की तरफ स्लिप ना करे, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन जौन सा पोजीशन है, जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन में बना रहे। कहा ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, हाँ वही तो हो गया, तो वही हो गया। तो इस केस में इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, जी टैन थीटा, जब ये नीचे स्लिप ना करे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना रहे, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना रहे, तो आपने कहा जी टैन थीटा। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने यही तो किया था ना, इसको यहाँ से इसको इरेज कर दो और ये वाले इस सीन को देखो, तो आपने कहा ये कैसे हुआ था
वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, यहाँ सूडो फोर्स इस पे यहाँ पे लगेगा ma, इसका कंपोनेंट ऊपर एक नीचे, जो ऊपर का कंपोनेंट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा ma यहाँ थीटा कॉस थीटा, और नीचे का कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। इन दोनों को इक्वेट करोगे, क्यों इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे ना आए। जब नीचे ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे तभी तो ये नीचे नहीं आएगा ना, नहीं तो ये नीचे स्लिप करेगा। जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी ये जहाँ है वैसी पोजीशन पे रहेगा, है ना, जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रहेगा, नहीं तो ये स्लिप करने लगेगा भाई, ये स्लिप करने लगेगा। तो स्लिप से बचाने के लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ इक्वेट करोगे तो सॉल्व करके ए की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ से तो ठीक है, यहाँ तक तुम समझ गए। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे ये है, यहाँ पे m2g ऊपर टेंशन T, ये टेंशन अबे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, अबे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इस वाले पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसकी बात करते हैं, जब ये नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, ए की वैल्यू पता है आपको, वही पुट करनी है। ठीक है, अब इस वाले सिस्टम की बात करेंगे तो ये पूरा इंक्लाइन प्लेन इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, पूरा इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर कुछ भी हो, तुम भी जाकर बैठो तो भी ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इंक्लाइनेशन का मास, जो इंक्लाइन प्लेन है उसका मास, और मैं अगर बैठा हुआ हूँ तो मेरा मास, दोनों ऐड कर दो, तब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से हम दोनों जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है और ये है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि m1 प्लस mg की बात कर रहे हैं, ये टेंशन T के कारण इधर जा रहा, टेंशन T के कारण इधर जा रहा है ना। तो T इक्वल्स टू दिस इंटू एक्सेलरेशन। बात आप समझ रहे हो, बात आप समझ रहे हो। आपने कहा टेंशन T, ये टेंशन T इसको खींच के इधर ले जा रहा, पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया m1 प्लस m इंटू जी, सॉरी ए एक्सेलरेशन। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, इसे कैंसिल कर दो, तो ये हमारा ऐड कर दो, ऐड किया तो कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया m2g इक्वल्स टू m2a प्लस m1 प्लस ma। सुना। अब यहाँ पे इसे चाहे तो इस तरफ कर लेते हैं हम, तो m2g माइनस a इक्वल्स टू m1 प्लस ma। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो आप, तो m1 प्लस m g tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा g माइनस g tan थीटा। यही तो हुआ ना, a की वैल्यू पुट करने के बाद g कैंसिल हो जाएगा, हमारा m2 की वैल्यू आ जाएगा क्या m1 प्लस m tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा हो गया आंसर। यही तो हुआ ना, यही हुआ ना, यही हुआ ना, यही हुआ ना, एक बार चेक कर लो। ये नीचे आ रहा तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, इस तरफ, यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा तो t इस पूरे सिस्टम को ले जा रहा, तो m1, यहाँ पे m1 है, ये m1 प्लस m इंटू a, यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो t से t कैंसिल, ये हो गया, ये इस तरफ हमने किया तो m2 आ गया, तो m2 कॉमन ले लिया, g माइनस a, और यहाँ पे m1 प्लस ma। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी g tan थीटा, जिसके कारण ये स्लिप ना करे, तो आपने कहा ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई। बस सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सूडो फोर्स का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हैं। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, वो कंडीशन जहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसके एक्सेलरेशन क्या है, जीरो नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है या फिर जीरो नहीं है, वो भी वेरिएबल है। तो ये जो कंडीशन हुआ ना, ये जो कंडीशन हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंडीशन हुआ। अब वहाँ से अगर आप चीज़ों को देख रहे हो तो वहाँ पे आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सूडो फोर्स इसलिए अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।